इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। सिस्टम की तारीख और समय सेट करना, तारीख और समय का फॉर्मेट बदलना, इंटरनेट सर्वर के साथ समय को समकालीन बनाना और टाइम जोन को बदलना। सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम कंप्यूटर की आंतरिक घड़ी के द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले तारीख और समय होते हैं। फाइलों को बनाने या संशोधित करने पर विंडोज इन सेटिंग्स का उपयोग करता है। विंडोज 10 में तारीख और समय बदलने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज सिस्टम के बाईं तरफ स्थित अल्फाबेटिकल सूची को नीचे स्क्रॉल कीजिए और क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से कंट्रोल पैनल डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कीजिए। 3 टैब डेट एंड टाइम, एडिशनल क्लॉक और इंटरनेट टाइम के साथ एक नई विंडो खुलेगी। तारीख और समय की सेटिंग्स को बदलने के लिए डेट एंड टाइम टैब पर स्थित चेंज डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले चलिए सबसे 12 घंटे के एएम पीएम फॉर्मेट के लिए समय बदलते हैं। ऐसा करने के लिए चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। टाइम टैब को सिलेक्ट कीजिए और शॉर्ट टाइम में जाइए। ड्रॉप डाउन सूची से HHMMTT फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार आप लंबे समय का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक कीजिए और फिर विंडो बंद करने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार आप प्रदर्शित विंडो में सेटिंग्स को बदल सकते हैं। समय और तारीख में अन्य बदलाव करने के लिए डेट एंड टाइम सेटिंग्स विंडो में कैलेंडर से उचित तारीख को सिलेक्ट कीजिए। समय को सेट करने के लिए इच्छित समय को टाइम बॉक्स के अंतर्गत एंटर कीजिए। केवल घंटे के मूल्य को बदलने के लिए घंटे के मूल्य पर डबल क्लिक कीजिए और फिर मूल्य को बढ़ाने या घटाने के लिए एरो पर क्लिक कीजिए। इसी प्रकार आप मिनट्स और सेकंड्स और एएम पीएम सूचक के मूल्य को बदल सकते हैं। डेट एंड टाइम सेटिंग्स विंडो में चेंज कैलेंडर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। कस्टमाइज फॉर्मेट विंडो में आप डेट टैब में तारीख के फॉर्मेट को बदल सकते हैं। जब ये होता है ओके पर क्लिक कीजिए। आप अन्य सेटिंग्स को निर्दिष्ट करने के लिए रीजन विंडो का उपयोग कर सकते हैं। जब ये होता है ओके पर क्लिक कीजिए और फिर डेट एंड टाइम सेटिंग्स में फिर से एक बार ओके पर क्लिक कीजिए। आप अपने कंप्यूटर की घड़ी को इंटरनेट के टाइम सर्वर से भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके लिए सुनिश्चित करें कि आप इंटरनेट से जुड़े हैं। डेट एंड टाइम विंडो में इंटरनेट टाइम टैब पर चेंज सेटिंग्स पर क्लिक करें। यदि सिंक्रोनाइज विद एन इंटरनेट टाइम सर्वर के सामने स्थित बॉक्स खाली है तो उसमें क्लिक करें। उचित सर्वर को सिलेक्ट करें और फिर अपडेट नाउ पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक करें। टाइम जोन पृथ्वी पर स्थित वे स्थान हैं जिनके स्टैंडर्ड समय एक समान होते हैं, जिनको सामान्यतः स्थानीय यानी लोकल समय कहते हैं। अपना टाइम जोन बदलने के लिए डेट एंड टाइम टैब को एक्टिवेट करें और चेंज टाइम जोन पर क्लिक करें। सूची में से अपना वर्तमान टाइम जोन सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। अब आप डेट एंड टाइम विंडो को बंद कर सकते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा सिस्टम की तारीख और समय का सेटिंग करना, तारीख और समय के फॉर्मेट को बदलना, इंटरनेट सर्वर के साथ समय समकालीन करना और टाइम जोन को बदलना।
इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: टास्क बार को कस्टमाइज करना, टास्क बार के लिए टूल बार्स को शामिल करना और टास्क बार के प्रकटन को बदलना। विंडोज 10 के यूजर के अनुभव के लिए टास्क बार विंडोज 10 का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज कर लेने से विंडोज 10 के उपयोग को अत्यधिक आसान बनाया जा सकता है। विंडोज 10 के टास्क बार को कस्टमाइज करने और उसे अपनी पसंद के अनुसार निजीकृत करने के अनेक तरीके उपलब्ध हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अधिकतर विकल्प सेटिंग्स विंडो में स्थित होते हैं। इसे खोलने के लिए टास्क बार के एक खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए और टास्क बार सेटिंग्स को सिलेक्ट कीजिए। यहां आपको टास्क बार के स्वरूप और उसकी स्थिति को कस्टमाइज करने में सहायता मिलती है। आप निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। टास्क बार को लॉक करना। टास्क बार को लॉक कर देने से ये एक ही स्थान पर स्थिर बना रहेगा। आप इसे स्थानांतरित करने की या इसका आकार बदलने में सक्षम नहीं होंगे। टास्क बार को अनलॉक करने के लिए इस विकल्प को ऑफ पर टर्न कीजिए। टास्क बार को लॉक करके उल्लिखित करने का वैकल्पिक तरीका यह है कि आप टास्क बार पर किसी खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए या लॉक द टास्क बार विकल्प को अनचेक कीजिए। डेस्कटॉप मोड में टास्क बार को अपने आप हाइड करना। इस विकल्प को टास्क बार को हाइड करने के लिए ऑन कीजिए जब आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। टास्क बार केवल तभी नजर आएगा जब आप अपने कर्सर को टास्क बार पर ले जाएंगे। इस तरह से आप टास्क बार को टैबलेट मोड में भी हाइड कर सकते हैं। छोटे टास्क बार बटन्स का उपयोग करना। अगर आप किसी डेस्कटॉप की जगह को सेव करना चाहते हैं तो इस विकल्प को टास्क बार के आइकन छोटे दिखने के लिए ऑन कीजिए। जब आप टास्क बार के अंत में स्थित डेस्कटॉप बटन देखने के लिए अपना माउस हिलाते हैं, तब डेस्कटॉप का पूर्वावलोकन करने के लिए पीक का उपयोग कीजिए। समस्त खुली हुई विंडोज के पीछे आपके डेस्कटॉप पर क्या है, ये तुरंत देखने के लिए इस विकल्प को ऑन कीजिए। जब मैं स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करता हूं या विंडोज की +X को प्रेस करता हूं, तब मेन्यू में विंडोज पावर शेल के साथ कमांड प्रॉम्प्ट को रिप्लेस करता है। विंडोज पावर शेल ये एक टास्क बेस्ड स्क्रिप्ट की भाषा है जो विशेष रूप से सिस्टम प्रशासन के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपको जरूरत है तो इस विकल्प को ऑन कीजिए। टास्क बार बटन्स पर बैज को देखना। टास्क बार बटन पर बैज एक अलर्ट के रूप में काम करता है जो आपको बताता है कि ऐप के साथ कुछ गतिविधि हो रही है या होने की जरूरत है। जैसे कि अलार्म्स एंड क्लॉक्स ऐप पर बेल बैज आपको बताता है कि आपका अलार्म सक्रिय है। आपको सूचित किया जाएगा जब आप उसे सेट करते हैं। शो बैजेस ये फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। स्क्रीन पर टास्क बार का स्थान। इस विकल्प का उपयोग करके आप अपने डेस्कटॉप पर टास्क बार की स्थिति को उल्लिखित कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए और इच्छित स्थान को सिलेक्ट कीजिए। टास्क बार बटन्स को कंबाइन करना। ये टास्क बार पर खुले हुए एप्लीकेशंस के बटन्स किस प्रकार दिखते हैं ये उल्लिखित करने में आपकी मदद करता है। आप 3 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं: ऑलवेज हाइड लेबल्स, व्हेन टास्क बार इज फुल और नेवर। अधिसूचना क्षेत्र। टास्क बार पर प्रदर्शित आइकन्स को उल्लिखित करने और सिस्टम आइकन्स को ऑन या ऑफ करने के लिए नीचे की लिंक पर क्लिक कीजिए। मल्टीपल डिस्प्ले। ये विकल्प सक्षम होता है जब आपका उपकरण कई सारे मॉनिटर्स के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस विकल्प को ऑन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि टास्क बार सभी प्रदर्शनों पर दिखाई दे। टास्क बार पर एक टूल बार डालने के लिए टास्क बार पर एक खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए, टूल बार पर पॉइंट कीजिए और सूची में से एक टूल बार को सिलेक्ट कीजिए अथवा कस्टम टूल बार डालने के लिए न्यू टूल बार को चुनें। आप टास्क बार को
उसके कलर या ट्रांसपेरेंसी को बदलकर भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप के खाली क्षेत्र पर राइट क्लिक कीजिए और पर्सनलाइज को सिलेक्ट कीजिए। बाएं पेन में कलर्स पर क्लिक कीजिए। अब कलर पैलेट से कलर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू विंडो में ऊपरी कलर बदल गया है। अगर आप ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड विकल्प को चुनते हैं तो कलर बैकग्राउंड के साथ मेल खाने के लिए अपने आप बदलता है। टास्क बार एरिया ट्रांसपेरेंट देखने के लिए ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स विकल्प को ऑन कीजिए। अब आप टास्क बार के माध्यम से डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को देख सकते हैं। अगले दो विकल्पों को ऑन करने पर चयनित कलर विभिन्न एरिया में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि टास्क बार और टाइटल बार। आप चूज योर ऐप मोड के अंतर्गत उचित विकल्प चुनकर हल्के या गहरे रंग के बैकग्राउंड को चुन सकते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा टास्क बार कस्टमाइज करना, टास्क बार के लिए टूल बार्स शामिल करना और टास्क बार के प्रकटन को बदलना। फ्लिपकार्ट यूपीआई पेमेंट एंड वॉलेट्स। मैं एक किताब खरीदना चाहती हूँ और वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अब मैं पेमेंट पेज पर हूँ। यहाँ पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अन्य ऑप्शंस के बारे में मुझे पता है, पर मैं यूपीआई पेमेंट के बारे में अधिक जानना चाहती हूँ। यहाँ मुझे मेरा यूपीआई आईडी पूछा जा रहा है। अब ये यूपीआई आईडी मुझे कैसे मिलेगा? क्या आप जानते हैं? रुकिए, मैं दिखाती हूँ। मैं ज्यादातर गूगल पे का इस्तेमाल करती हूँ। मेरी जानकारी यहाँ मेरी प्रोफाइल में देख सकती हूँ, जैसे कि मेरा नाम, यूपीआई आईडी और मेरा फोन नंबर। एक बात ध्यान में रखिए, गूगल पे में आपके यूपीआई आईडी में शामिल होता है आपका यूजर नेम, उसके बाद @ और उसके बाद उस आईडी से संबंधित बैंक अकाउंट। किताब खरीदते समय मुझे उसे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद मुझे मेरे पेमेंट ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट मिल जाएगी। उसे अप्रूव करने के बाद मेरी खरीदारी पूरी हो जाएगी और जल्द ही मैं उसे पढ़ सकूंगी। है ना बिल्कुल आसान? अब आपको पता चल गया होगा कि यूपीआई आईडी कैसे बनता है और वो कहाँ मिलता है। पुराने समय में हम अपने खास पलों को कैमरा में कैद करते थे, उन्हें प्रिंट करवाते और फिर उन्हें फोटो एल्बम में लगा देते। समय के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ने लगती, कहीं से फट जाती और उन पर धूल जमा होने लगती। लेकिन अब फोटो स्कैन ऐप के जरिए आप अपनी उन पुरानी तस्वीरों को एक नई डिजिटल जिंदगी दे सकते हैं। आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन का कैमरा उस तस्वीर पर घुमाना होगा। फोटो स्कैन
गूगल फोटोज का एक नया ऐप है जो आपके फोन के कैमरा का इस्तेमाल करके आपको स्कैन करने देता है और आपकी प्रिंट की हुई पसंदीदा तस्वीरों को सुरक्षित करता है। मैं आपको दिखाता हूं कि फोटो स्कैन ऐप का इस्तेमाल करके ये काम कैसे करते हैं। फोटो स्कैन ऐप का उद्देश्य है प्रिंट की हुई आपकी पसंदीदा तस्वीरों को आपके फोन के कैमरा से स्कैन करके सेव करना। आइए आगे बढ़ें और ऐप इंस्टॉल करें। इसके लिए प्ले स्टोर पर टैप करेंगे और सर्च बार पर टैप करके फोटो स्कैन बाय गूगल फोटोज टाइप करेंगे। सूची से ऐप सिलेक्ट करें। इंस्टॉल करना शुरू करने के लिए इंस्टॉल पर टैप करें। ऐप के इंस्टॉल होने तक इंतजार करें। पूरा इंस्टॉल हो जाने पर ओपन पर टैप करके ऐप को खोल सकते हैं। आप बैक पर भी टैप कर सकते हैं और उसके बाद मोबाइल स्क्रीन से ऐप खोल सकते हैं। अब हम बैक पर टैप करेंगे और फोटो स्कैन आइकन को खोजेंगे। अब ऐप पर टैप करें। ऐप खुल जाता है। अखबार के लेख या जिस तस्वीर को आप स्कैन करना चाहते हैं उस पर कैमरा रखें और फिर फोटो स्कैन शुरू करने के लिए सफेद बटन पर टैप करें। मार्गदर्शन के लिए दिखाए गए बिंदुओं के अनुसार कैमरा को घुमाएं। तस्वीर सफलतापूर्वक स्कैन हो जाती है। बैक पर टैप करें और फिर सेव ऑल पर टैप करें। संदेश बताता है कि सारी फोटो आपकी डिवाइस पर सेव हो जाएंगी और उन्हें गूगल फोटो ऐप में देखा जा सकता है। सेव ऑल पर टैप करें। बैक पर टैप करें। आपने देखा कि हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से कोई फोटो या अखबार का लेख स्कैन कर सकते हैं। फोटो स्कैन ऐप स्कैन की हुई फोटो का ऑनलाइन बैकअप रखने में भी मदद करता है और उन्हें आपकी गूगल फोटो लाइब्रेरी में डालता है। तो आप कब अपनी तस्वीरों को सुरक्षित, खोजने में आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए गूगल फोटो ऐप का इस्तेमाल शुरू करने वाले हैं? हेलो, फिलहाल तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन मीटिंग्स करनी पड़ती है, यानी कि वर्चुअली, जिसके लिए कई बार हम यूज करते हैं गूगल मीट। इस प्रकार हमें उसकी लिंक मिलती है। लिंक ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार हमें स्क्रीन दिखती है। अब यहाँ अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जिसे वेबकैम है, तो आपको इस प्रकार कैमरा का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल डी शॉर्टकट यूज करके भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा ऑन या ऑफ करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ई ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। जब आपको कैमरा ऑन रखना होता है तब आपको आपके पीछे दिखने वाली चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर लोग कैमरा ऑफ रखना पसंद करते हैं। लेकिन अब गूगल मीट में बैकग्राउंड ब्लर करने का एक अच्छा ऑप्शन दिया है, जिससे आपके पीछे दिखने वाली चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, टर्न ऑन बैकग्राउंड ब्लर। अब देखिए, मेरे पीछे कुछ चीजें हैं, लेकिन वो इतनी ब्लर हो चुकी हैं कि वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रही और कई बार इस बात का फायदा होता है। अब बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन इतना जरूरी क्यों है?
क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मेरा सिर हिला रही हूँ, दाएं बाएं हिल रही हूँ और फिर भी ये ऑप्शन इतना स्मार्ट है कि वो सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। मेरा चेहरा, बाल या हाथों पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। तो इस प्रकार ये काम करता है। चलिए अब कॉल ज्वाइन करते हैं। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पर मैं स्लोअर नेट यूज कर रही हूँ, इसीलिए मुझे बैकग्राउंड इफेक्ट का नोटिफिकेशन दिया गया है। पर चिंता ना करें, माइक और कैमरा के लिए शॉर्टकट कीज जो मैंने बताई थी, क्या आपको याद है? Ctrl+D माइक के लिए और Ctrl+E कैमरा के लिए। अब आप सोचेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके माइक या कैमरा को ऑन या ऑफ करने में कौन सी बड़ी बात है? इसमें ऐसा क्या खास है? पर इस वजह से आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, ये आपको पता है? आपके माउस या कीपैड तक पहुंचकर माइक या कैमरा ऑन या ऑफ करने के लिए उसके ऑप्शन पर कर्सर ले जाने के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट से काम बहुत जल्दी हो जाता है। और साथ ही आपका पूरा ध्यान मीटिंग पर है, ये भी दिखाई देता है। अगली बार इसका इस्तेमाल जरूर करें। कॉल के दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि बैकग्राउंड ब्लर ऑप्शन आपकी काफी बैंडविड्थ ले रहा है, तो सिंपली इस ऑप्शन पर जाकर टर्न ऑफ बैकग्राउंड ब्लर पर क्लिक करें। बस इतना ही। और इस प्रकार से कभी भी आप बैकग्राउंड ब्लर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। है ना ये बिल्कुल आसान? तो अगली बार गूगल मीट में इसका जरूर इस्तेमाल करें। हेलो एवरीवन, आपको आपकी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करना हो तो ये टिप आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना हो और उसमें बोर्ड पर बहुत कुछ लिखना हो, या फिर अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको आपके क्लाइंट के साथ कोई ग्राफिक, लोगो या यूआई डिजाइन करना हो, तो और समय जाया न करते हुए इसकी जानकारी लेते हैं। मोर ऑप्शंस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड यानी ओपन अ जैम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास पहले से ही क्रिएट किया हुआ व्हाइट बोर्ड जैम है, तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एक नया क्रिएट कर सकते हैं। एक बात आपके ध्यान में आई होगी कि ये जैम बोर्ड एक नई विंडो में ओपन हो गया है। इस जैम बोर्ड की एक खासियत ये है कि मीटिंग के सारे सदस्य इस जैम बोर्ड को देख सकते हैं और इसे शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करने की या प्रेजेंट मोड यूज करने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये जैम बोर्ड बिल्कुल आपके व्हाइट बोर्ड की तरह है, जिसमें आपकी इच्छा अनुसार आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक इमेज ऐड करती हूँ। मैं ये इमेज मेरे डिवाइस से सिलेक्ट करती हूँ। अब वो मेरी ड्राइव पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद वो मेरे जैम बोर्ड पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज डुप्लीकेट या डिलीट करने के ऑप्शंस देख सकते हैं। आप इमेज रोटेट कर सकते हैं, इमेज की स्केल चेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक स्क्रिबलिंग या आइडिया बोर्ड की तरह है। इस इमेज में स्लाइड में मौजूद कलर स्कीम पर मुझे चर्चा करनी है। तो अब मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ इस बारे में चर्चा करते समय मैं यहाँ कुछ लिख भी सकती हूँ। ये है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। यहाँ पर इसे दिखाने के लिए मैं मार्कर, पेन, हाइलाइटर या ब्रश का इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे कि इस स्लाइड में इस कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है और मैं इसी बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। और अब अगर मैं फ्लो चार्ट बनाना चाहती हूँ, तो सारे शेप्स यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन्हें यूज कर सकती हूँ। मैं इसमें स्टिकी नोट भी ऐड कर सकती हूँ।
जिसे मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। और जैसे इस व्हाइट बोर्ड पर ज्यादा जानकारी ऐड होती जाएगी, वैसे हम लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन का वो पार्ट कुछ समय के लिए हाईलाइट होगा और पार्टिसिपेंट का ध्यान उस पार्ट पर केंद्रित हो जाएगा। और जैसे ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी, वैसे स्क्रीन पर ऐड की हुई जानकारी मिटाने के लिए हम क्लियर फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम दूसरी फ्रेम पर जा सकते हैं, जिससे आपको एक नया जैम बोर्ड मिलेगा। साथ ही आप ये अन्य सदस्यों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो भी क्रिएट करेंगे, मुझे यकीन है कि वो अच्छा ही होगा, इसलिए उसे सेव करना जरूरी है। आपका ये जैम बोर्ड गूगल ड्राइव पर सेफली सेव होने के बावजूद अगर आप ऑफलाइन कॉपी चाहते हैं तो डाउनलोड एज PDF या सेव फ्रेम एज इमेज पर क्लिक करके आप वो पा सकते हैं। उसे निकालने के लिए आप रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं या गूगल ड्राइव पर उसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से गूगल मीट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स करना बहुत ही आसान है ना? एक और बात, जैम बोर्ड क्रिएट करने के बाद आप मीटिंग में अगर वापस आ गए तो मीटिंग डिटेल्स में ये जैम बोर्ड अटैचमेंट में सेव किया हुआ आप देख सकते हैं। आप जब चाहे उसे गूगल ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं और वो सेव होगा आपके मीटिंग लिंक के नाम से। है ना मजेदार? इसका इस्तेमाल जरूर करें। आज क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपको क्लाइंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसे मेल करेंगे या व्हाट्सएप? पर ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में क्लाइंट को परेशानी हो और इससे मीटिंग में से क्लाइंट का ध्यान हट सकता है। इसके लिए एक आसान उपाय ये है कि मीटिंग इनविटेशन के साथ ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करना, जिससे मीटिंग के दौरान क्लाइंट वो डॉक्यूमेंट्स आसानी से देख सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। मीटिंग इनविटेशन में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए गूगल एप्स पर क्लिक करें, कैलेंडर पर क्लिक करें, क्रिएट पर क्लिक करें, अपने सुविधा के अनुसार टाइम और लोकेशन सेट करें और अब मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें। यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको अटैचमेंट ऐड करने के लिए बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से फाइल सिलेक्ट करें। फाइल अटैच करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, अदर शेयर ड्राइव्स, या फिर अपने डिवाइस से फाइल चूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि इनविटेशन में अटैचमेंट ऐड हो चुका है। इनवाइट भेजने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। मीटिंग लिंक पर क्लिक करने के बाद आप मीटिंग का टाइटल देख सकते हैं। स्क्रीन के बाएं तरफ निचले हिस्से में आप अटैचमेंट आइकन देख सकते हैं। इसका मतलब अटैच डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके अटैचमेंट्स टैब पर क्लिक करें। यहाँ से सारे पार्टिसिपेंट्स डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये आसान तरीका आपकी मीटिंग्स को सक्सेसफुल बना सकता है और आपको बना सकता है प्रोडक्टिव। तो अगली बार मीटिंग कॉल करते समय इसे जरूर ट्राई करें। आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि विभिन्न उंगलियों को किन नामों से पुकारा जाता है। जिन्हें नहीं पता, उनकी जानकारी के लिए ये तस्वीर प्रस्तुत है। ये अंगूठे हैं, ये सांकेतिका उंगलियां हैं, ये मध्यमा उंगलियां हैं, ये अनामिका उंगलियां हैं और अंत में ये छोटी उंगलियां हैं, जिन्हें कभी-कभी कनिष्ठा भी कहते हैं। यहाँ कीबोर्ड का चार्ट प्रस्तुत है, जिसमें प्रदर्शित है कि किस बटन को टाइप करने के लिए किस उंगली का उपयोग किया जाता है। इसका प्रिंट लेकर इसे अपने कंप्यूटर के बगल में रख लेने से इससे आपको सहायता मिलेगी।
जब आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे कि किस उंगली का उपयोग किया जाना है, तो उस समय ये आपके लिए संदर्भ के रूप में काम करेगा। आरंभ में कुछ गतियां कठिन प्रतीत होंगी। आपकी कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों से सहयोग मिलने से पहले कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी। प्रत्येक बटन को सही उंगली से टाइप करते रहना महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी उंगलियों में मसल मेमोरी विकसित हो सके कि उन्हें कहाँ गति करने की आवश्यकता है।